अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने जो कवर करना है वो 1707 से 1857 जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने असाइनमेंट दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो से 1857 ऑनवर्ड जो है हमने वाइसराय वाइज जो 1857 ऑनवर्ड 1947 तक की जो आपकी इंडो पाक की पूरी हिस्ट्री है ना, उसको जब आपने कवर करना है तो आपने वाइसराय वाइज जो क्या कहते हैं उसको गवर्नर जनरल वाइज आपने इसको कवर करना है। ठीक है। आपने इसको सेपरेटली जिसको कहते हैं ना एक एक उस तरह से अलग में नहीं करना। आपने इसको गवर्नर जनरल वाइज कवर कर रहा होना और उस इवेंट के अंदर फिर गवर्नर जनरल के अंडर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। गवर्नर जनरल का एरा लिखा, उसके एरा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उस गवर्नर जनरल की अगर कोई डेथ हादसाती हुई है या कुछ ऐसी चीज हुई है वो सारी की सारी भी हमने उस तरह से कर रहे होना। तो इसको जो फेज है 1857 से 1947 वाला स्पेशली, इसको इस तरीके से जो है वो लेकर चल रहे होना। तो जब आप इस तरह से इसको याद कर रहे होंगे तो आपकी जो है वो एक कोहेरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है। सो इस हवाले से ये है कि जब आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर ये सिचुएशन होती है कि एक कोहेरेंट इनकी आपस में स्ट्रेटजी बनती है कि 31 मई जो है ना 1857 को एक जॉइंट जो है रिबिलियन का हम आगाज करेंगे। ग्रीवियंसेस थी, कंपनी के सिपाहियों को भी थी और ओवरऑल बाकी जगह पर भी जो उस टाइम पे दो चार रियासतें थी उनमें एक लावा पनप रहा था कि किसी तरह से ये चीज़ को है हमने इकट्ठे तरीके से इसको ज्वाइंट एफर्ट के थ्रू हमने स्टार्ट करना है। लेकिन वो हैफेजर्डली जो है वो 10 मई 1857 को जो है वो मीरठ से कंपनी के जो सिपाही होते हैं वो उनकी तरफ से स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा प्लान जो तार होती है या जो मैसेजेस होते हैं फिर ब्रिटिशर्स को थोड़ा पता चल जाता है कि इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस, बल्कि ये इट वाज समथिंग प्लान थी। तो ब्रिटिशर्स फिर इसको डैमेज को जितना कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा कनेक्टिविटी इनके आपस में ना बन सके, ब्रिटिशर्स उसकी कोशिश करते हैं और इस तरीके से वो इसको फॉइल करने में कामयाब हो जाते हैं। और फाइनली 9 महीने की वॉर के बाद ब्रिटिशर्स जो है टोटल कंट्रोल ऑफ द दिल्ली भी जो है संभाल लेते हैं बाय मार्च 1858। तो इसमें ये कि जो स्टार्ट कब हुई आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये कि स्टार्ट हुई है 10 मई 1857 को। और कहाँ से स्टार्ट हुई है, जो बैटल फील्ड था वो था मीरठ। ठीक है, मीरठ बैटल फील्ड था और 10 मई 1857 को ये जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो इसके बाद जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं कि जिनका पता होना जो है वो ज़रूरी है, उन फेमस पर्सनैलिटीज़ के अंदर सबसे पहले आपके आते हैं लास्ट मुगल रूलर, जिनका इसमें किरदार था बिकॉज उनको तख्त पे बिठा दिया कंपनी के सिपाहियों ने और उन्होंने कहा कि अब आप इसको लीड कर रहे हैं और आप हमारे दोबारा से किंग है बेसिकली। तो बहादुर शाह जफर की हैसियत तो एक टाइटुलर हेड की भी नहीं रह गई थी ना, उसको मतलब इवन कंपनी पेंशन देती थी, कंपनी उसको तनख्वाह देती थी, तो वो ना होने के बराबर उसका एक रोल था। तो टेक्निकली तो तमाम मामला तब तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही देख रही थी। लेकिन वो रिबेलियन होती है और जो उसको बहादुर शाह जफर को लोग जो है बिठा देते हैं तख्त पे कि अब आप लीड करें। तो बहादुर शाह जफर जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, ही वॉज द लास्ट रूलर और ही वॉज द फर्स्ट क्या कहते हैं ही वॉज द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इस पर इंडिया की मूवी भी एक बड़ी फेमस है मंगल पांडे के नाम से। मंगल पांडे ही वॉज द जो म्यूटनी को लीड कर रहे थे, ब्रिटिशर्स की जुबान में म्यूटनी को जो लीड करने वाले सिपाही थे, उनको जो बंदा लीड कर रहा था फ्रॉम द इंडियन परस्पेक्टिव, ये जो छावनी थी मीरठ की वहां से जिस बंदे ने आगाज किया या जिसको आप कह सकते हैं कि साम्राज्य के खिलाफ प्रॉपर एक वेव स्टार्ट की, वो बंदा मंगल पांडे था। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज द फीमेल रूलर, झांसी की रियासत की फीमेल रूलर थी और इसने बड़ी बहादुरी से जो है लड़ी। लेकिन इसकी ही अंदर ही जो सफ़ों में गद्दार वगैरह उन सिचुएशन की वजह से और फिर थोड़ा सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश वेपनरी की वजह से ये इनको बाद में शिकस्त होती है। कुंवर सिंह जो थे, इसके अलावा एक और वो इंपॉर्टेंट थे, वो जमींदार थे, मिलिट्री लीडर फ्रॉम बिहार थे। उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर की जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर था उसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट प्ले किया। अगर आप बिहार को देखें ना तो बिहार बंगाल के साथ है मैप में और बंगाल के बिल्कुल साथ वाला बिहार का पट्टी। और ये 1912 में जब बंगाल दोबारा डिवाइड होता है तो उस टाइम पे बिहार का प्रोविंस जो है वो बनता है। तो ये सीपी के और बंगाल के कुछ इलाके निकाल के तो उधर से ये प्रोविंस बना था 1912 में। तो उस टाइम पर ये जो वहाँ की जो बिहार की रियासत थी, उस बिहार की रियासत, लेकिन उससे पहले बिहार एक रियासत होता था ना उस टाइम 1857 से पहले बिहार वॉज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बिहार की रियासत की जो रूलर थे उन्होंने, कुंवर सिंह नाम था उनका, उन्होंने इसको जो है अपराइजिंग को ईस्टर्न पार्ट में स्टार्ट किया था। फिर एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये नाम जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि हुआ ये किस किस के थे। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई है, तो रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी की थी। ठीक है, झांसी की रानी।
जो कुंवर सिंह जो थे ये कहाँ से थे, बिहार से थे। मंगल पांडे वाज द रेबेलियन जो पार्टी थी उसका वो हेड था। ठीक है। इसके बाद बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो है नवाब ऑफ ऊद। ठीक है। अवध एंड आगरा। अच्छा, बाद में ये जो अवध एंड आगरा को मिलाकर ना यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से ब्रिटिशर ने प्रोविंस बनाया था। जो अवध की रियासत थी, ये ऊद नहीं अवध है, इसकी रियासत थी। इसकी के नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है। उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, उन्होंने ये रेजिस्टेंस की थी लखनऊ में, और ये इनका नाम क्या था, बेगम हजरत महल। तो फीमेल पर्सनैलिटीज आपको याद करनी पड़े तो दो फेमस फीमेल पर्सनैलिटीज लाजमी आपको फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अक्सर झांसी की रानी का पता होता है, अगर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि वन ऑफ द टू फेमस पर्सनैलिटी, वन वाज झांसी रानी, द सेकंड वाज, तो सेकंड वाज का जो है वो एमसीक्यू अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो वो ये है कि जो बेगम हजरत महल थी वो सेकंड जो है आपकी इन कह सकते हैं फीमेल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी कि जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक है। तो अब आपका ये मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक टोटल एक फ्रेमवर्क, उसमें क्या सिचुएशन थी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसकी बाकी रीजंस को आपको पाक फेयर में करनी होती है, उसको एमसीक्यू के ओरिएंटेड या जी के ओरिएंटेड आपको करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू फिल इन दी फ्लैंक्स फॉर्म में आ सकते हैं, उसमें वॉर इंडिपेंडेंस रिलेटेड जो होगा, जो आ सकता है, वो सारा का सारा आपका इनके थ्रू हो जाएगा। ठीक है। नाउ हम आगे मूव ऑन करते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपने गवर्नर जनरल्स करने हैं, तो आपने जो आगे का पूरा एरा करना है उसमें गवर्नर जनरल वाइज आपने चीज करनी है। मतलब गवर्नर जनरल का क्या टेन्योर था, उसके टेन्योर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन कौन से एक्ट्स आ रहे हैं, क्या ब्रिटिश कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई क्या कहते हैं, कोई रिबिलियन हो रही है, कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई फेमस जो है वो हो रहा था, क्या कहते हैं, फेमस अटैक हो रहा था, कुछ ऐसा तो हो रहा था। ठीक है। तो 1858 से 1863 तक, ठीक है, ये टेन्योर है। 1858 टू 1862 तक का टेन्योर है लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय कि जो किसको रिपोर्टेड था, क्राउन को रिपोर्टेड था। इससे पहले जो गवर्नर जनरल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा होता था, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो आगे इनडायरेक्टली बता रहे होते थे कि इसको ब्रिटिशर्स को वहां पे पता चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के बिहाफ पर रूल कर रही होती थी। लेकिन जब 1858 में ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला सारा चैप्टर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद जो बंदा स्टार्ट करता है उस बंदे का नाम है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये वाज द फर्स्ट वाइसराय। इसके दौर में क्या क्या होता है, इसके दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये लॉ बन जाता है ऑन 2 अगस्त 1858 आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ क्वीन। क्वीन, कोई भी अगर ब्रिटिश हिस्ट्री किसी की है, किसी का पोल साइंस है, तो उसको ये पता होगा कि क्वीन के जो सिग्नेचर्स हैं, क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट देयर, तो उसके जो सिग्नेचर्स हैं उसके बाद ही कोई लॉ बन सकता है। ठीक है। तो क्वीन के सिग्नेचर्स होते हैं 2 अगस्त 1858 को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो इन्फोर्स हो जाता है। काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स बनाई गई इसके अंदर, कि जिन्होंने क्या करना था, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सारे 15 मेंबर थे ये इंडिया से नहीं थे, इन्होंने या तो ब्रिटिश मिलिट्री में या ब्रिटिश कैपेसिटी में कभी ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व किया हुआ था या कुछ भी किया हुआ था, लेकिन ये होंगे सारे ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर नॉमिनेटेड होंगे। और इनको सिलेक्ट करने का कोई भी इसमें जो रोल है, वो जो आपके लोग हैं, बरसगीर के लोकल लोग हैं, उनका इसमें कोई भी किरदार नहीं नजर आएगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो अगली चीज है वो ये कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल जो है प्रेरोगेटिव ऑफ क्राउन है ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जैसे कोई भी चीज ब्रिटिश सिस्टम में होती थी कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता था क्राउन को और क्राउन वो करता था, तो आप जितनी भी कॉलोनी से गवर्नर जनरल हैं लाइक अदर कॉलोनीज, इस तरह इंडिया का भी जो गवर्नर जनरल होगा वो कौन सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा, पीएम एडवाइस करेगा और क्राउन जो है उसको अपॉइंट करेगा उसके हिसाब से। ठीक है। देन जो आपकी अगली चीज है वो ये है कि इस टाइम पर एक और चीज क्या हो रही है, सर सैयद ने लिखा एसे ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है। रिसाला असबाब बगावतें जिसको आप पॉपुलर लिटरेचर में पढ़ते हैं। ठीक है। वो भी सर सैयद ने इसी टेन्योर में लिखा है 1858 टू 1862। ठीक है। और सर सैयद से रिलेटेड फिर आप सारी बात, जब आप सर सैयद का जिक्र कर रहे हैं तो सर सैयद से रिलेटेड आप फिर ये देख लेंगे सर सैयद कब पैदा हुए, तो सर सैयद जी पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को। और जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी सर सैयद कहाँ पर अपॉइंटेड थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर सैयद जी बिजनौर में अपॉइंटेड थे। सर सैयद बिजनौर में अपॉइंटेड थे।
इसके बाद सर सैयद ने स्कूल इस्टेब्लिश किया इन मुरादाबाद इन 1859। सर सैयद ने मुरादाबाद में स्कूल इस्टेब्लिश किया इन 1859, ठीक है। इसके बाद सर सैयद ने गाजीपुर में स्कूल इस्टेब्लिश किया इन 1862। तो आपने भी सारी डेवलपमेंट साथ साथ लिंक करते हुए पढ़ते जा रहे हैं कि इस वायसराय के एरा में हो रहा है। अब इस वायसराय के एरा में लॉर्ड, अब जब आपने सर सैयद की एजुकेशनल सर्विसेज देखनी है ना, जब आप पाक अफेयर भी तैयार करने जा रहे हो, तो आपने सिर्फ एक चीज कर लेनी है कि जब मैं किसी भी मुस्लिम लीडर को पढ़ रहा हूँ या कोई भी डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम पर मैंने ये देखना है कि उस टाइम पे वाइसराय कौन सा या गवर्नर जनरल, बेसिकली आप नॉमेनक्लेचर में जब क्राउन के बाद गवर्नर जनरल लिटरेचर में कहा जाता है, वाइसराय वाज द उसका वायसराय जनरल लिटरेचर में बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से। वैसे एक ही चीज के सिनोनिमस है, कुछ जगह पे आपको वायसराय मिलेगा, कुछ किताबों में आपको गवर्नर जनरल मिलेगा, लेकिन आप कोई भी एक चीज याद रख लें, गवर्नर जनरल रख लें, एक वायसराय लिख लें, कुछ भी एक, फिर उसको ही कॉमन एंड तक चलाएं। गवर्नर जनरल का आपने ये देखना होगा कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। जो जी लॉर्ड कैनिंग के दौरान, उसके एरा के दौरान सर सैयद ने एस्से ऑन द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट लिखा। उसके अलावा सर सैयद ने मुरादाबाद में स्कूल बनाया 1859 में, गाजीपुर में 1862 में स्कूल बनाया। और फिर जब वो जा रहा था उस टाइम पर सर सैयद ने क्या किया, साइंटिफिक सोसाइटी बना दी 1863 में। इस तरह से यू गाइस विल बी डूइंग द अप्रोच कि आप किस तरह से कर रहे होंगे। इसके अलावा सर सैयद की और इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, रिसाला तहजीबुल इखलाक, खुतबात अहमदिया। खुतबात अहमदिया क्या है, खुतबात अहमदिया जो है विलियम मुइर की एक बुक थी, ठीक है। उस के रिबटल में कि उसने गलत बात की थी, उसको काउंटर करने के लिए कि भाई वो एक गलत बात कर रहा है, इस्लाम ऐसा नहीं है और ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो उसके जवाब में सर सैयद ने प्रॉपर रिसर्च करके ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरीज में और यूरोप की तमाम लाइब्रेरीज में घूम कर ये बुक मुरतब की थी, जिसका नाम था खुतबात अहमदिया, ठीक है। और इसके अलावा सर सैयद ने एन ए अकबरी भी जो है वो की थी। इसके अलावा 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी जो है वो भी लॉर्ड कैनिंग कह रहा है। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग वायद वाइस रहा है कि जिसके एरा में ना दो एक्ट्स आ रहे हैं। जी जी, लाइफ ऑफ मोहम्मद वाज रिटन बाय विलियम मुइर। उसके काउंटर में खुतबात अहमदिया लिखी थी, बिकॉज उसमें उसने बड़ी गलत लैंग्वेज यूज की थी। तो उसके जवाब में, उसको जवाब देने के लिए सर सैयद ने जो है वो ये बुक लिखी थी खुतबात अहमदिया। अच्छा, 1861 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग कह रहा मैं दो एक्ट्स आ रहे हैं, 1858 1861। 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसमें पहली बार तो इंडियंस को गवर्नमेंट अफेयर्स में ऐड कर दिया गया। लेकिन ये जो इंडियंस ऐड हुए हैं ना, ये इंडियंस होंगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इनको नॉमिनेट करेंगे कि बरतानवी सरकार इनको नॉमिनेट करेगी। ये लोग क्या कहते हैं उसको, वो नहीं होंगे कि जिसको कहते हैं अपने ऑन पे इनको रियाया सिलेक्ट करके नहीं भेजेगी, रियाया इलेक्ट करके नहीं भेजेगी। इनको ब्रिटिश सरकार ही अपनी कौंसल में, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल होगा वही अपनी कौंसल में लेकर जा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल जो है वो इंक्रीज कर दिए गए 4 से 5, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 6 to 12 होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जेक्टिव काउंसिल है ना, इसमें मोस्टली ब्रिटिशर्स होते थे। ब्रिटिशर्स की तारीख रही है कि उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग इंतजामिया और स्ट्रॉन्ग जुडिशरी, इन दो चीज़ों के साथ उन्होंने रूल किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जुडिशरी और स्ट्रॉन्ग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, और इन दोनों के अंदर वो किसी किस्म की आप कहते हैं इम्प्योरिटी, उनके हिसाब से, उनके लिटरेचर के हिसाब से इंडियन वर द इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी जो है वो बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। वो देवर द लाइक, उन्होंने अपनी ही तमाम की पोस्ट पे लोग रखे। जैसे आप बड़े, आप जितने भी ट्रायल्स आप देख लें, भगत सिंह का ट्रायल हो, गदर पार्टी का ट्रायल हो, या इस तरह के जितने भी ट्रायल्स हैं, तो उनमें उन्होंने प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के थ्रू ये काम कराया, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके बाद आती है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दो काउंसिल्स हैं, ठीक है। एक एग्जेक्टिव काउंसिल, एग्जेक्टिव काउंसिल आप समझ लें कैबिनेट है। जी जी, ये अंडर एग्जेक्टिव शेडो बिल्कुल ऐसे ही है। और वो यही चीज थी ना, ताकि उसके थ्रू बेसिकली जो, और ये जो चीज है, ये अब आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है, ये जुडिशरी वाली जो बात है, एग्जेक्टिव वाली, कि आप जाकर ना बाद में पूछेंगे यार इंतजामिया, जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा किया जाए, जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलहदा किया जाए। कांग्रेस भी ये डिमांड कर रही थी, मुस्लिम लीग भी ये डिमांड कर रही थी, कॉमन डिमांड थी दोनों की। तो भाई ये क्यों थी और क्यों थी, और तो ये तो आपको तब तक फ्रीडम मूवमेंट ना, आप रट्टा लगाते रहोगे, अगर फ्रीडम मूवमेंट तैयार भी कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि आपको जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का मोड नहीं पता चलेगा ना, कि हाउ ब्रिटिशर्स यूज टू रूल इंडिया, ठीक है, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी तो नो वन कैन गेज के भाई किस तरह से बाद में ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। ये क्यों डिमांड थी कि भाई मुस्लिम्स को जुडिशरी में हिस्सा दिया जाए,
या कांग्रेस जनरल बात करती थी कि इंडियन शुड बी द पार्ट ऑफ जुडिशरी, इंडियन शुड बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये बात ये थी कि भाई एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग कर दीजिए। और ये चीज तो उस वक्त फलसफा आ चुका था ना, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का जो डिक्टम है वो तो 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच स्कॉलर देख के जा चुका है, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, जब वो दे के जा चुका है तो उसके बाद वैसे ही ब्रिटिश जो आपके अमेरिका के अंदर तो ये सिस्टम नाफिज था। ठीक है, तो हर जगह भाई चीज थी, तो कॉलोनीज की जो लीडरशिप थी ये भी कनेक्टेड थी ना, ये वेल वर्स्ड लीडरशिप थी। स्पेशली कांग्रेस के अंदर बड़े इंटेलेक्ट के लोग शामिल थे, गोखले हो गए, इसके अलावा मिस सरोजिनी नायडू, मिस एनी बेजेंट, ठीक है, इसके अलावा दादा भाई नारू जी। ये लोग ऐसे थे कि जो जिनके ऊपर आप जिनके इंटेलेक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा जो है बाद में ये जो नेहरू लोग भी थे, ये देवर आल्सो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, जाकिर जाकिर हुसैन, उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर। सो देवर द मोस्ट जीनियस गाय। सो इस तरह मुस्लिम लीग की तरफ आ जाए, मुस्लिम लीग में कायदे। ठीक है, और इसके अलावा सराह खान वाला पूरा जो ग्रुप स्टार्ट में जिसने वो शिमला डेपुटेशन वाला काम किया। ठीक है, तो वो भी सारा के सारा वेल कनेक्टेड एक पूरा ग्रुप था। तो इसमें क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट पीपल होंगे, और ये जो नॉन गवर्नमेंट है ना 50%, ये भी ब्रिटिशर्स नॉमिनेट करेंगे। इसी के तहत 1861 एक्ट के तहत 1878 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सर सैयद जो है वो 2 साल के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। अच्छा, बिल जो है ना ये, लेकिन ये जितने भी कर लें, जब तक गवर्नर जनरल इनको वीटो कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को लगे कि इस कौंसिल ने, इसके बावजूद कि तमाम रबड़ स्टैम्प कौंसिल थी। अच्छा, होता ये था कि ये कौंसिल करेगी वोटिंग। बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ बना के भेज देती थी, भाई ये लॉ ये अप्लाई करना है, लेकिन उसको यहाँ की लोकल असेंबली से ना पास कराया जाता था किसी तरह से डमी के तौर पे। ये जो डमी लॉ पास होता था ना, ये लॉ फिर कहलाता था, ये जो लॉ डमी लॉ पास होता था, ये फिर इस तरह से एक जी आपकी लेजिटिमेसी है, आपने एक फेस दे दिया कि भाई ये इंडियंस के नुमाइंदों ने पास कर लिया। तो ये एक तरीका होता था। गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो जारी कर सकता था, प्रोमलगेट कर सकता था। और अभी तक ये जो ऑर्डिनेंस वाली चीज है, ये आज हालांकि हम ये 1861 के एक्ट की बात कर रहे हैं, और अब भी एग्जेक्टिव के पास हमारे पास और अथॉरिटी है कि वो अभी भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है इन द एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस। हम 1861 में ये बात हो रही है, और 2010 में हमारी लास्ट जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, 18th अमेंडमेंट, उसको अभी आप इंक्लूड कर लें। इवन इंडिया में भी अभी ऑर्डिनेंस मौजूद है। आपको पता है ना, ये जो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 35 एंड 370A हुआ था, 35A और 370 हुआ था, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस के थ्रू हुआ था स्टार्ट में। फिर बाद में उस ऑर्डिनेंस का जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर अमित शाह ने बिल पेश किया, और नवंबर में जाके इसको प्रॉपरली इन्होंने लॉ की फॉर्म में लेकर गए। तो ये चीज अभी इंडिया में भी मौजूद है, ऑर्डिनेंस हमारे पास भी मौजूद है। अभी भी पार्लियामान को पूरी तरह से वो सोवरेनिटी हासिल नहीं है। तो ये ब्रिटिशर सिस्टम है। ठीक है, 1861 में उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस कराई थी एग्जीक्यूटिव को। हालांकि जब एक पार्लियामेंट्री किस्म का आप सिस्टम ले आते हो और कैबिनेट बनाते हो, तो उसमें फिर आपको ऑर्डिनेंसेस का जितना मिनिमम कर सको उतना करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये चीज यूज है, तो इसको भी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे ऊपर इम्प्रिंट है, कि जो ब्रिटिशर्स हमारा मामला यहाँ पे यूज करते रहे, ब्रिटिशर्स चीज को हम लॉ को लेके कैरी ऑन करके चल रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बावजूद अगर कोई भी लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट समझेगी तो उसको एनल कर देगी किसी वक्त भी। ये यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को क्लियर होगा। लॉर्ड कैनिंग क्लियर है? चैट में ओके लिख दें यार। इसका करने का तरीका ही सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को जो है ना ये लॉर्ड कैनिंग लिखें, चार्ट फॉर्म में एक टेबुलेट अपना वो लैंडस्केप में बना लें अपने नोट्स। ठीक है, उसमें एक वाइसराय लिखें, उसके आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं 3-4 कॉलम्स बनाते जाएं। सोशल डेवलपमेंट क्या हो रही है, पॉलिटिकल क्या हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो रही है, ठीक है, इवेंट्स हो रहे हैं, वो लिखते जाएं लिखते जाएं। तो इस तरह से आपके लैंडस्केप में एक पेज पे आपका एक वाइसराय रिलेटेड तमाम चीजें आ जाएं। फिर कोई भी उस टाइम पे पर्सनैलिटी सर सैयद वगैरह वट एवर जो भी चीज़ आ रही है वो करते जाएं। फिर आपका दूसरा पेज आए, उस पर इस तरह से जितने वाइसराय हैं टोटल 17-18 तो वाइसराय आए हैं मैक्सिमम। ठीक है, उन तमाम वाइसरायज की जितनी वो डिटेल्ड है, वो इस तरह से करके आपके 18-19 पेजेस पर आपका। लेकिन जो वाइसराय जरिए बात है जिनमें चीजें दर डेवलप होंगी, वो 2 पेज पे चलेंगे, 2-3 पेज पे, तो आपका 25-30 पेज का एक बुकलेट बन जाएगा शार्प सा, कि जो आपको लास्ट नाइट एग्जाम से पहले आपने रिवाइज करना है, या कुछ भी चीज है तो आप उसको इसको आराम से जो है वो देख सकेंगे। ठीक है। अच्छा,
एक इसमें लेकिन फिर फेज होगा कि जो सिर्फ लीडर्स है ना, मुख्तलिफ कांग्रेस के हो गए, मुस्लिम लीग के हो गए, उनकी जो डेवलपमेंट थी, उनकी जो वो थी, अ, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी है, जो उनका पूरा स्टेचर था, उनका रोल था, उसको लेकर फिर एक अलग से भी एक चीज़ होगी कि वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, मौलाना जाकिर हुसैन ने वो वर्दा स्कीम वगैरह, विजय मंदिर वाला वो जो सारा चीज़ की थी, तो ये तमाम चीज़ें भी फिर हम उस हिसाब से देख रहे होंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाइसराय है ना, उनका नाम है लॉर्ड इलीजन। ये सिर्फ 1 साल के लिए आए थे, ठीक है, और इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, आते हैं और 1 साल में मर के चले जाते हैं। तो लॉर्ड इलीजन जो है 1862 टू 1863, ठीक है, और इनमें कोई ऐसी खास डेवलपमेंट नहीं, एक साइंटिफिक सोसाइटी वाली है 1863, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। उसके बाद थर्ड वाइसराय हैं 1864 टू 1872, आते हैं लॉर्ड मायो, ठीक है। सॉरी, थर्ड वाइसराय हैं जॉन लॉरेंस, 1864 टू 1869। अच्छा, मैंने अब इसमें ना फेज वाइज किया हुआ था बेसिकली, उसके अंदर ही वाइसराय भी मैंने किए हुए थे। अब आप इसको फर्दर अब वो भी कर सकते हो कि इसको सिंपल वाइसराय वाइज, तो 1864 से 72 तक का एरा अगर अब मैं देखूं, तो इसके अंदर क्या होता है कि फेमाइन हुआ है उड़ीसा में, उड़ीसा के अंदर फेमाइन आता है, और इस टाइम पे लॉर्ड कौन से, लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस इज द थर्ड वाइसराय। अब आप साथ साथ ये भी लिखते जाओ कि कौन सा वाइसराय आया था, वाइसराय या गवर्नर जनरल था किसका, कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। सर जॉन लॉरेंस वाज द वाइसराय 1864 से 1869। अब 1864 से 1869 में हो क्या क्या रहा है, 1864 से 1869 में फेमाइन आ रहा है उड़ीसा में, ठीक है, 1866 में। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट वीकली जो इशू होता था 1866 में, वो स्टार्ट होता है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ये तो आपने पाक स्टडीज में रट लिया होगा, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, मुस्लिम नेशनलिज्म जी स्टार्ट हो गया था, मुसलमानों की लैंग्वेज का एक सेपरेट चीज थी। यू कैन टाइप इट हेयर, आई थिंक आई मिस्ड इट। पैथिक लॉरेंस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो आप? अच्छा, उर्दू हिंदी तनाज़े के अंदर ये होता है कि जो आपकी इसका रस्मुल खत है ना संस्कृत का, वो देवनागरी। अच्छा, लॉरेंस कॉलेज सनावर, लॉरेंस कॉलेज सनावर वाज द इंस्टीट्यूट दैट वाज, ये एक वैल्यू एडिशन आप ऐड कर लें, ठीक है, और वो है जो इन्होंने बनाया था सर पैथिक, सर जॉन लॉरेंस ने, 1864 टू 1869, ठीक है। और लॉरेंस कॉलेज मरी, लॉरेंस कॉलेज मरी तो काफ़ी फेमस है इस वक्त की। इसके बाद जो है आपका उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में, ठीक है, और देन इसके बाद थर्ड वाइसराय का दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद जो है ये 1866 में। इसके बाद आपका जो वाइसराय आता है फोर्थ, उसका नाम है लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो, ये ओनली वाइसराय जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है, वाहिद ही ये जो है ऐसा फालतू इंसान था कि जिसका मर्डर हुआ, ठीक है। बाकी सारे वाइसराय या तो नेचुरल डेथ मरे हैं, या उनका टेन्योर खत्म होते ही उनको फिर वापस बुला लिया। लॉर्ड इलीजियन है वो मिस्कीन सा बंदा, 1 साल में मर गया, ठीक है। उसके अलावा जो लॉर्ड मायो है, वो उसका मर्डर हुआ। अच्छा, इसमें फिर आप ये देखें कि जितने भी वाइसरायज थे ना, इनके ऊपर बेचारों के पास कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में भी एक पावर जो है ना, ओवरऑल ये भी डमीज थे, लेकिन ये जो डमीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डमी कह सकते हैं आप इनको, ठीक है, कि मतलब इनके पास पावर कॉलोनी के हद तक तो थी, लेकिन इनकी भी अगर कोई डिसीजन अगर ऐसा है कि खुद से कोई डिसीजन कर लें और ब्रिटिश सरकार के वो मफादात के खिलाफ हो, तो वो फिर ब्रिटिश सरकार उसको नल एंड वाइड करार दे सकती थी। अच्छा जी, लॉर्ड मायो के दौर में क्या होता है, लॉर्ड मायो को हम ना मायोनीज से याद कर लें, ठीक है, मायोनीज कौन कौन खाता है नाश्ते में, तो लॉर्ड मायो जो है वो जो है वो ओनली वाइसराय था कि जो मर्डर हुआ था, तो इसको मायोनीज से याद रखना है, ठीक है, मायो मायोनीज, ठीक है, लॉर्ड मायो, और शॉर्ट फॉर्म में मायोनीज ही को मायो ही हम बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1871 जो है वो, 1871 में क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर जो है वो बुक लिखते हैं ओवर इंडियन मुसलमान, ठीक है।
ये बड़ी फेमस बुक है। खुतबात अहमदिया भी जो है वो पब्लिश होती है 1870 में, किसके रिस्पॉन्स में, टू रिस्पॉन्ड टू विलियम मुइर बुक। ठीक है। और ये जो इनकी वॉइसरैलिटी होती है, क्या कहते हैं, लॉर्ड मायो की, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉयल फैमिली जो है ना वो विजिट करती है इंडिया। ठीक है। सेकंड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, ड्यूक ऑफ एडनबर्ग सेकंड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ये विजिट करता है 1869 में। और इस टाइम पर वायसराय कौन होता है, मायोनीज, लॉर्ड मायो। ठीक है। तो लॉर्ड मायो जो है वो वायसराय होता है। ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से याद करना है। ठीक है। तो उस टाइम पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रॉयल फैमिली ने कब विजिट किया, तो रॉयल फैमिली ने विजिट किया 1869 में। और कौन था, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग थे, सेकंड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, ये विजिट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ही वॉज किल्ड बाय फ्रंटियर। अच्छा, इंडिया के मतलब अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये दो आइलैंड हैं इंडियन ओशन में जो इंडिया के पास है। ठीक है। तो ये बात वैसे याद रखनी है। तो उसमें ही एक आइलैंड था अंडमान आइलैंड में, वहां पे एक पठान था, फ्रंटियर पठान था, शेर अली। उसने जाकर 1872 में इसको कत्ल किया था, किसको, लॉर्ड मायो को। ठीक है। सो दिस इज लॉर्ड मायो का टेन्योर। और लॉर्ड मायो के टेन्योर के अंदर ही गांधी जी, बापू, 1869 में, अक्टूबर टू 1869 को, गुजरात में जिनको बापू कहते हैं पॉपुलर कल्चर में इन इंडिया, वो अक्टूबर टू 1869 को जो है वो उनकी पैदाइश होती है गांधी जी की। ठीक है। गुजरात में सूरत में इनकी पैदाइश होती है। और सूरत के अंदर ही इस वक्त जो इंडिया के करंट प्रधानमंत्री हैं वो भी सूरत से ही बिलोंग करते हैं, गुजरात से ही। ठीक है। तो गांधी कहाँ से, गुजरात से। काजम वाज आल्सो फ्रॉम गुजरात। सो जो है ये सारी सिचुएशन। अब आपकी तीन जो है वाइसराय हो गए। अब आपका जो चौथा एरा है वो है 1872 से 1880 वाला। अब उम्मीद है मुझे, अब आप इसको ना दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको फेज वाइज कर लो, लेकिन फेज में भी तोड़ो फर्दर। लेकिन मोस्ट जो प्रायोरिटी है ना वो ये है कि आप इसको वाइसराय वाइज करो। इसमें जरा सी कंफ्यूजन कम होती है और आपको चीजें जो है वो सीक्वेंस में याद हो जाती है। प्लस आपसे कोई वाइसराय किस टाइम पे कौन सा वाइसराय था ना, तो वो फिर आप चीज भूलोगे नहीं इस तरह से। ठीक है। देन आपका 1872 से 1880 में फिफ्थ वाइसराय थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इंग्लैंड का क्रिकेटर आजकल है हैरी ब्रुक, उससे याद कर ले, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है विजिटेड टू इंडिया पाकिस्तान 1875 में। इसके दूसरा आर्य समाज बनती है 10 अप्रैल 1855 को बम्बई में, 1875 को। स्वामी, अच्छा, आर्य समाज के हेड का क्या नाम था, स्वामी दयानंदा सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंदा सरस्वती, स्वामी दयानंदा सरस्वती, सरस्वती। क्लियर है, ये नाम अक्सर पूछ लेता है, बड़ा फेमस है उसका। स्वामी तो अभी भी बड़ा पॉपुलर कल्चर में, वहां पर जो भी उनके मंदिर के बाहर एक चीज होती है उसमें वो स्वामी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर वो मौजूद है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा एक और चीज, कायद आजम भी इसी टाइम में आए हैं दुनिया में, 25 दिसंबर 1876, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। ये भी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ही उस टाइम पर वायसराय था। ठीक है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877, मौलाना मोहम्मद अली जोहर 1878। मौलाना मोहम्मद अली जोहर के दो वो थे न्यूज़पेपर थे, कॉमरेड और हमदर्द। फिर सर सैयद मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव, अच्छा 1876 से 1880 फिर आपके लॉर्ड लिटन आ जाता है। ठीक है। सर सैयद मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बने 1877 में, ये लॉर्ड लिटन के दौर में। एमएओ कॉलेज जो है, इसको कॉलेज का दर्जा जो है वो दिया गया लॉर्ड लिटन के। अच्छा, स्कूल कब बना, अलीगढ़ हाई स्कूल बना है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के एरा में। और लॉर्ड लिटन के एरा में क्या हो रहा है, लॉर्ड लिटन।
ठीक है, लिप्टन से याद कर लो यार, लिप्टन टी पढ़ते हो ना, उससे लिप्टन से लिटन। लिप्टन टी चाय कौन पीता है घर में, किसके लिप्टन चलती है? ठीक है, लिप्टन जिसकी चलती है ना, वो उसको उससे लिंक करके पढ़ ले, लिटन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने एमएओ कॉलेज के टाइम पर उन्होंने एमएओ कॉलेज की इनोग्रेशन की थी। ठीक है, तो लिप्टन टी से लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स फनी फनी करके याद होंगे। ठीक है, जीके ऐसे ही लिंक करके आपने याद करना होता है। 1877 में। अच्छा, लॉर्ड लिटन का टेन्योर है 1876 से 1880 में। और इसके अलावा जो इंडिया की एम्प्रेस था, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये क्वीन के टाइटल में ना जो ऐड किया गया था, ये किया गया था 1 जनवरी 1877 को। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड लिटन, लिप्टन टी के एरा में हो रहा है। ठीक है, लॉर्ड लिटन, निमोनिक इज लिप्टन टी। तो उसके एरा में जो है हो रहा है वो यही है, 1 जनवरी 1877 को टाइटल ऐड हो रहा है। कौन सा? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसके बाद आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है वो आ गए 1880 से 1884। ठीक है, इनके टेन्योर में होता है जी, रिपील होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो लोकल पे पाबंदी होती है वो हटा दी जाती है। ठीक है, लोकल आपके प्रेस के ऊपर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट की कोशिश की जाती है, और म्यूनिसिपल एक्ट 1884 इस प्रकार में जो है वो लाया जाता है। ठीक है, म्यूनिसिपल एक्ट 1884। ठीक है, उसके अलावा हंटर कमीशन बनाया जाता है कि ताकि पता चल सके कि पोजीशन क्या थी। तो हंटर फिर बताता है उस टाइम पे कि मुसलमानों की क्या बुरी हालत थी, क्या मुसलमान कितनी जमू हाली का शिकार थे। ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट में पता चला है। इसके अलावा डेथ ऑफ मौलाना कासिम नानतवी, 15 अप्रैल। क्या टू मच डिफिकल्ट है बेटा? आप इस तरह कोहेरेंस से याद करेंगे तो आपको याद होना है। इसको 2 बार 3 बार रीड करेंगे तो याद होंगे इस तरह से। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तो चीज़ लगती है, लेकिन इसको कनेक्टिविटी में करेंगे तो याद होगा। अलग से रट्टे मारने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी, फिर तो भूल जाए आपको, आपको हिस्ट्री याद हो सकती है। अच्छा, डेथ ऑफ मौलाना कासिम नानतवी जो है 15 अप्रैल 1880 को होती है। ठीक है, और ये कौन से थे? फाउंडर ऑफ, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद। फिर आनंद मंथ का जो नॉवल है, ये भी लॉर्ड रिपन के दौर में आ रहा है 1882 में, जिसको किसने लिखा था? बेनकम चैटर्जी। अच्छा, आनंद मंथ नॉवल है ये, इसी के अंदर वो सॉन्ग है बंदे मातरम। ठीक है, आनंद मंथ, आनंद मंथ लिखा था बेनकम चैटर्जी ने। ठीक है, अब ये बात अक्सर पूछ लेता है कि आनंद मंथ का नॉवल जो है वो किसने लिखा था? तो आनंद मंथ का नॉवल लिखा था बेनकम चैटर्जी ने। अच्छा, जो आपका वो है पाकिस्तान स्टडीज की फिल इन द ब्लैंक्स है पीएमएस में ना, वो फ्रीडम मूवमेंट वाले एरा से आराम से उसने 7 से 10 एमसीक्यू, 7 से 10, 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूरी 10 नंबर की, 10 से 12 नंबर की, वो यहीं से पूछता है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? पाक अफेयर्स नहीं आती तो पाक अफेयर्स को सॉल्व करना है ना, नहीं आना तो इज नॉट एन हेल्प। आपका पीएमएस पंजाब है या केपी है? अच्छा। अच्छा, इसके बाद जो है वो अ, हम्म, ठीक है। 1883 में फ्रीडम मूवमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जब तक आपको नहीं होगी तो आपको आगे फर्दर जो डेवलपमेंट्स होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपको समझ कोई नहीं आनी। अच्छा, उसके बाद या ये आज वाले की शेयर हो जाएंगी? एंड दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एज वेल। अच्छा, 1883 में अल्बर्ट बिल जो है वो प्रेजेंट हुआ था इन 1883 में। सर सैयद ने पंजाब विजिट किया था इन 1884 में, और पंजाब में बनाई थी अंजुमन हिमायत इस्लाम 24 सितंबर 1884। ठीक है, इसी के दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब।
1882 में। लेकिन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो इधर पंजाब में थी वो जीसीयू बनी थी 1864 में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बन रही है 1882, 14 अक्टूबर। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो जो बंदा है उसको ये पता होना चाहिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी 14 अक्टूबर 1882 को। अंजुमन हिमायत इस्लाम इज वन ऑफ द चेन ऑफ एजुकेशनल मूवमेंट्स। ये सर सैयद की जो लेगेसी है, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट की लेगेसी में अंजुमन हिमायत इस्लाम का नाम आता है कि जी ये बनी थी 24 सितंबर 1884 को। ठीक है। सो होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही है। बाकी कल होगी क्लास, और ये जितना पोर्शन है ये आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। सो फीडबैक रिगार्डिंग जो उन्होंने फ्री लेक्चर लिया वो स्पेसिफिकली इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेज करके। तो वो भी बताएं फीडबैक का क्लास का, और ओवरऑल बताएं कि इसको अप्रोच इसको जो करने के लिए उनको समझ आई ये चीज़ या नहीं है, वो असल चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग है। चलें जी, ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन आप कर लें, इनबॉक्स कर लें मुझे। अगर आप ग्रुप से ही आपने लिंक लिया होगा तो आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, नो इशू।